हेलो बच्चों, माय नेम इज शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हम फिजिक्स के चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं और हम 5 लेक्चर ले चुके हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, जिनमें से 2 लेक्चर हमने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कराए हैं और आगे 3 लेक्चर हमने एनसीईआरटी टाइप न्यूमेरिकल्स कराए हैं। ठीक है, और ये जो एनसीईआरटी टाइप न्यूमेरिकल करा रहे हैं हम, ये नगीन प्रकाशन कुमार मित्तल की बुक से करा रहे हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी हम बहुत अन्य बुकों के भी क्वेश्चन लेंगे एक लेक्चर में अभी और। ठीक है, तो आज हम उससे आगे चलते हैं जो हमने कल कराए थे। कल बच्चों हमने कराए थे क्वेश्चन आपको 26 तक के क्वेश्चन मैंने घर से दिए थे, आपको होमवर्क के लिए दिए थे। ठीक है, 25 तक के कराए थे, 26 दिया था। अब देखिए 25, 26 में आप 26 देख लेंगे, फिर भी 26 देखिए दोनों सेम है वैसे 25, 26। इसमें कहा है बच्चों एक एल्फा कण, देखिए कौन है बच्चों, एल्फा कण है। एल्फा कण मैंने क्या बताया था, एल्फा कण क्या होता है, एल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक 2He4 और इस पर आवेश कितना होता है बेटे, Q इक्वल टू होता है 3.2 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलम। ठीक है, ये एल्फा कण का आवेश होता है। आगे देखिए बच्चों, एक एल्फा कण 15 गुना 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में रखा है। बेटा वैद्युत क्षेत्र भी दिया है आपको, वैद्युत क्षेत्र रिप्रेजेंट करते हैं E से, E इक्वल टू 15 गुना 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में रखा है। तो इस पर पूछ रहा है वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, वैद्युत बल F ज्ञात कीजिए। तो बेटे कैसे निकालोगे इसको बताइए, E इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q। तो यहां से F इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू Q। तो F इक्वल टू E की वैल्यू रख देंगे बच्चों 15 गुना 10 की घात 4। ठीक है, Q की वैल्यू देखिए 3.2 गुना 10 की घात माइनस के 19। ठीक है बेटा, समझ में आया। अब क्या करेंगे आप, F इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 दूनी 30, 3 0, 15 तिया 45 और 3 48, 48.0 गुना 10 की घात माइनस 15 प्लस 4 माइनस 19 प्लस 4 माइनस के 15 हो जाएंगे। ठीक है, या ऐसे आप लिख सकते हो F इक्वल टू एक अंक इधर ले जाइए पॉइंट, तो 4.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 14 न्यूटन, ये बता। ठीक है बेटे, समझ में आया। तो क्यों दिया है आवेश, एल्फा कण का आवेश होता है इतना, वैद्युत क्षेत्र हमें पता है 15 गुना 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम दिया है उसने, वैद्युत बल पूछा है, वैद्युत क्षेत्र को E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो E बराबर F अपॉन Q, तो F बराबर EQ वैल्यू रख दी इसमें। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अगला देखेंगे अब, अगला देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 पर ध्यान दीजिए। इसमें बच्चों आपसे कहा है हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, हीलियम मींस 2He4 से R इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम पर वैद्युत क्षेत्र E पूछा है। तो E के 2 सूत्र होते हैं बच्चे, एक तो होता है E इज इक्वल टू F अपॉन Q। बेटा ये जब लगाते हैं जब आपको F दिया हो, ठीक है, अन्यथा फिर ये लगाते हैं अगर R दूरी पर कुछ बिंदु आवेश के कारण किसी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र पूछा है, तो उसका फॉर्मूला प्रूव किया था मैंने, समझाया था आपको। E इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो बेटे ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि कहां पर कौन सा सूत्र यूज होगा। तो इसके लिए आपको एक तो सूत्र सारे याद होने चाहिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। 2He4 से 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, तो जब भी किसी आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र पूछा है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों E इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू रख दीजिए 9 गुना 10 की घात 9, Q हीलियम मींस एल्फा कण, तो आवेश कितना होता है बेटा 3.2 गुना 10 की घात माइनस के 19 अपॉन R देखिए 1 एंगस्ट्रॉम, R इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 1 गुना 10 की घात माइनस 10 मीटर हो जाएगा। 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की घात माइनस 10 मीटर होते हैं, इसको यहां पर रख दीजिए, स्क्वायर हो रहा है, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 गुना 10 की घात माइनस 20 है ना, इसका स्क्वायर होगा तो माइनस 20, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा बच्चों E इज इक्वल टू 9 की गुना कर दो, 9 दूनी 18, 1 8, 9 तिया 27 और 1 28, 28.8 गुना, बेटा इसको ऊपर ले जाइए, ऊपर जाके प्लस की 20 हो जाएंगी, 9 पहले से हैं तो 29 हो गई है प्लस की, 29 प्लस की और 19 माइनस की, तो 10 बचेंगी। ठीक है, प्लस की न्यूटन पर कूलम, या इसे आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू
एक अंक अगर इधर ले जाएंगे पॉइंट, तो 2.88 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम, ये वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। बताइए बच्चों, समझ में आया अच्छी तरह? ये भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपका। अगला देखिए बेटे, अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 आपको सिमिलरली इसी टाइप से करना है। क्वेश्चन 30 बता रहे हैं हम। 30 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, एनसीईआरटी वाली एक्सरसाइज में कराया था। क्वेश्चन 30 में कहा है बच्चों, 3 माइक्रोकूलम के आवेश से 2 मीटर की दूरी पर, देखिए 3 माइक्रोकूलम से कितनी दूरी पर? 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर 3 माइक्रोकूलम के आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम का आवेश वायु में रखा है। 3 माइक्रोकूलम से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम आवेश वायु में रखा है। ठीक है जी, रखा है। आगे देखिए, इन दोनों आवेशों से 1 मीटर पर, दोनों से 1 मीटर कहां बैठेगा? इनके बीच में बैठेगा। भाई 2 मीटर है तो दोनों से 1 मीटर कहां होगा? बीच में। ये मान लो इधर से भी 1 मीटर, इधर से भी 1 मीटर, ठीक है, टोटल 2 मीटर। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर पर स्थित बिंदु, बिंदु हमने P मान लिया, P पर वैद्युत क्षेत्र का मान और दिशा बताइए। तो बेटा यहां पर P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो P पर वैद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू क्या, और इसकी डायरेक्शन भी बतानी है, किस दिशा में लगेगा ये वैद्युत क्षेत्र। तो बच्चों इसे निकालने के लिए पहले आप पॉइंट मान लीजिए, ये A पॉइंट मान लिया, ये B पॉइंट। अब आप क्या करेंगे, पहले A के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर B के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर दोनों के कारण नेट निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं भाई A के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, A के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, तो ये हो जाएगा बच्चों E1 इज इक्वल टू, अब देखिए A पर जो आवेश रखा है ये बिंदु आवेश है, और बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर, A के कारण P पर, A से P तक की दूरी 1 मीटर है, तो कुछ दूरी पर जब वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, अभी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में, 9 × 10⁹ Q/r²। ओके, तो यहाँ पर Q1 हो जाएगा बच्चों, R1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू Q1, देखिए 3 माइक्रोकूलम का मतलब 3 × 10⁻⁻6 कूलम। 1 माइक्रोकूलम में 10⁻6 कूलम होते हैं, तो 3 माइक्रोकूलम 3 × 10⁻6 कूलम। R1 देखिए बेटे, A से P तक की दूरी 1 है और उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू 9 × 27 इंटू 10⁻9 में से -6 कैंसिल घटेंगे तो ये 10⁻3 बचेगा न्यूटन पर कूलम। ये बच्चों E1 आ गया A के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, A के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, और इसकी दिशा होगी A पे, देखिए कैसा आवेश है? प्लस का, तो मैंने दिशा निकालनी आपको सिखाई थी, जहां पर भी वैद्युत क्षेत्र निकालना होता है, दिशा कैसे निकालते हैं? जहां पर भी वैद्युत क्षेत्र निकालना होता है वहां पर आप कल्पना कर लें, एक आवेश मान लें, अपने इमेजिन कर लें कि यहां पर एक -q आवेश है। ठीक है, अपने आप से आप यहां पर एक आवेश को काल्पनिक आवेश मान लें। ठीक है, वैसे रियल में नहीं है, ये केवल डायरेक्शन निकालने का तरीका है। ठीक है, डायरेक्शन इससे बहुत आसानी से निकाल सकता है, कोई भी बच्चा आराम से सीख जाता है इससे। तो आपने क्या किया, A पर प्लस है तो आपने यहां पर अपने मन में मान लिया माइनस। दिशा होती है वैद्युत क्षेत्र की +q से -q की ओर, +q से -q की ओर, तो यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस मान लिया, तो दिशा हो जाएगी A से P की ओर, तो AP दिशा। आप सोच रहे होंगे दिशा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, यह दिशा पर निर्भर करती है, चिन्ह पर नहीं। तो बच्चों ये A के कारण P पर आया, अब इसी प्रकार B के कारण P पर निकालिए, B के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, तो ये हो जाएगा बेटा E2 इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q/r²। Q देखिए बच्चों, Q2/r² हो जाएगा। Q2 कितना है? 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁶ अपॉन R2 देखिए B से P तक की दूरी कितनी है बच्चों? 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, चिन्ह माइनस का है पर माइनस नहीं लेंगे क्योंकि वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों E2 इज इक्वल टू 9 दूनी 18 और गुना 10⁹ में से 6 गए 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है बेटे, अब दिशा देखिए, यहां पर चिन्ह काय का है? माइनस का, तो यहां पर क्या करोगे? प्लस मान लो। दिशा जो है निकालने के लिए उल्टा आवेश मान लेते हैं,
प्लस था तो हमने मान लिया था माइनस, यहां माइनस है तो अब क्या मान लेंगे यहां पर प्लस। समझ में आया? दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर, मींस प्लस से माइनस की ओर। तो देखिए यहां प्लस माना है तो प्लस से माइनस की ओर, तो प्लस से माइनस ऐसे जाएगा, मींस इसकी दिशा हो जाएगी बच्चों पीबी दिशा। बताइए बेटा समझ में आया? ए के कारण जो पी पर वैद्युत क्षेत्र आया था उसकी दिशा हमने निकालने के लिए यहां पर माइनस माना, दिशा होती है प्लस से माइनस तो ए से पी। जब यहां पर माइनस था तो यहां पर प्लस माना, दिशा होती है प्लस से माइनस तो पी से बी। देखिए कुछ बच्चे न्यूमेरिकल कर लेते हैं लेकिन बाद में दिशा नहीं लिखते हैं तो उससे नंबर कट जाते हैं, तो दिशा निकालनी सीख लें आप। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको दर्शा दो चित्र में, उससे आपको आसानी रहेगी। E1 A से P, E1 A से P ऐसे, ये देखिए E1 A से P, E2 P से B ऐसे, ये देखिए। ठीक है बेटे, अब चित्र को देखिए आप, E1 और E2 आर इन सेम डायरेक्शन। E1 और E2 जो हैं दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, दोनों एक ही दिशा में हैं। क्योंकि E1 व E2 एक ही दिशा में हैं, इसलिए कुल वैद्युत क्षेत्र या नेट वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र P पर हो जाएगा। E इज इक्वल टू क्या करोगे बच्चों, E1 प्लस E2, प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकी दिशाएं सेम हैं इसलिए प्लस कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा बेटा E इज इक्वल टू, वैल्यू रखिए, E1 है 27 गुना 10 की घात 3 और E2 है 18 गुना 10 की घात 3। जब इन्हें आप ऐड करेंगे, बीच में प्लस है तो 10 की घात 3 यहां भी है, यहां भी है, मींस 10 की घात 3 कॉमन है, तो अंदर बचेगा बच्चों 27 प्लस 18। ठीक है बेटे, जब आप इसे इसमें ऐड करेंगे तो 10 की घात 3 यहां भी है, यहां भी है, मींस 10 की घात 3 कॉमन है, तो अंदर बचा 27 प्लस 18। 27 और 18 होते हैं 45, तो इज इक्वल टू हो गया 45 गुना 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। 45 गुना 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलम। या ऐसे आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू, एक अंक पॉइंट इधर ले लो, 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। ये वैद्युत क्षेत्र आ गया। ठीक है, इसकी दिशा क्या होगी बेटे, दिशा आप देख रहे हैं, E1 जो है वो भी B की ओर जा रहा है, E2 जो है वो भी B की ओर जा रहा है, तो दोनों को B ही अच्छा लग रहा है, B पॉइंट अच्छा लग रहा है। तो मींस B पे कौन रखा है, माइनस चार्ज रखा है, तो दोनों ही माइनस चार्ज की ओर जा रहे हैं, E1 भी और E2 भी। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा -2 माइक्रोकूलम की ओर होगी, क्योंकि देखिए E1 भी -2 की ओर जा रहा है, E2 भी -2 की ओर जा रहा है, तो जो नेट वैद्युत क्षेत्र आया है इसकी दिशा होगी -2 माइक्रोकूलम की ओर। बताइए समझ में आया बेटा, क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन 31, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां शून्य होगी, ये मैंने कल भी करा दिया था इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये आपके लिए बना है, आपको स्वयं करना है, नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन 32 कराता हूं मैं आपको अब। 1000 माइक्रोकूलम के विपरीत प्रकृति वाले आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर हैं। देखिए Q1 1000 माइक्रोकूलम है, Q2 भी 1000 माइक्रोकूलम है, परंतु इनकी प्रकृति विपरीत है। प्रकृति मींस एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का है, और दोनों 2 मीटर की दूरी पर है। तो जब दो बराबर आवेश हो और उनकी प्रकृति अलग अलग हो तो वे एक द्विध्रुव की रचना करते हैं। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव हो जाएगा बच्चों। ये देखिए, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें एक ओर 1000 माइक्रोकूलम है और दूसरी ओर -1000 माइक्रोकूलम। ठीक है बेटे, और बीच की दूरी इनके, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, और बीच की दूरी दी है 2 मीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया बेटे, तो बीच की दूरी 2 मीटर है। आगे चले, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु ये हो गया, ये रहा P, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर और दोनों से 4 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा बताइए। तो देखिए, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, पहले यहां पर P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, P पर वैद्युत क्षेत्र।
तो बच्चों ये आपके लिए अच्छा रहा, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पिछला क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया है वो बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बस संख्याएं चेंज हैं, ठीक है। यहाँ पर 1000 और -1000 है, और उस क्वेश्चन में 3 माइक्रोकुलाम और -2 माइक्रोकुलाम थे। मध्य बिंदु पर ही वैद्युत क्षेत्र पूछा था। तो पहला पार्ट आपके लिए बना है, तो पहला पार्ट आपको स्वयं करना है, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी टाइप से हो जाएगा। सेकंड पार्ट कराते हैं हम। सेकंड पार्ट में कहा है दोनों से 4 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र, दोनों से 4 मीटर। तो दोनों से 4 मीटर जो है, आप देखिए बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर है। तो दोनों से 4 मीटर बीच में तो नहीं आने की, ठीक है। दोनों से 4 मीटर बीच में नहीं आ सकती, क्योंकि बीच की टोटल दूरी ही कुल 2 मीटर है। तो दोनों से 4 मीटर या तो ऊपर हो जाएगी या नीचे हो जाएगी, मीन्स निरक्षीय स्थिति में हो जाएगी। दोनों से 4 मीटर बीच में नहीं आएगी ना, साइड में इधर लो आप, सपोज कीजिए आपने इससे 4 मीटर ली, यहां पर ली 4 मीटर, तो इससे कितनी हो जाएगी, ये 4 इससे है तो इससे हो जाएगी 4 और 2 6 मीटर। तो दोनों से 4 मीटर ना इधर हो सकती है, ना इधर हो सकती है, ना बीच में हो सकती है। फिर कहां हो सकती है, निरक्षीय स्थिति में, या तो ऊपर या नीचे। तो आप क्या करेंगे, यहां पर आपने पॉइंट P डैश मान लिया है, ये वाला जो पॉइंट है P डैश बच्चों, ये दोनों से 4 मीटर है, ठीक है। ये इससे भी 4 मीटर पर है और इससे भी 4 मीटर। बताइए बच्चों, समझ में आ गया। जो पॉइंट P डैश है वो दोनों साइड से 4 मीटर की दूरी पर है, और यहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो अब ये निकालने के लिए, वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, पहले आप ये देखिए, ये चित्र जो है ये वैद्युत द्विध्रुव को बता रहा है, और ये वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति को बता रहा है। क्या ये, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। अब वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र होता है, चूंकि द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बेटे, E इक्वल टू होता है 9 गुना 10 की घात 9 या 1/4πε0 P/r⁵। अक्षीय स्थिति में होता है 2P/r⁵। अक्षीय स्थिति में ऐसे जो सीधे होता है, अक्षीय स्थिति में होता है 2P/r⁵, और निरक्षीय स्थिति ये होती है, ठीक है। निरक्षीय स्थिति में होता है P/r⁵, ठीक है। 9 गुना 10 की घात 9 P/r⁵। बेटा समझ में आया। अब आप क्या करेंगे, R हमें पता है 4 मीटर की दूरी पे निकालनी है। P देख लीजिए, P हो जाएगी बच्चों, इसे फर्स्ट मानिए, P माने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P का सूत्र होता है P = Q × 12, ठीक है। आप जब मैं कराया करूं तो कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो, और साथ साथ में जैसे ही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर चमके तो आप तुरंत खुद करना शुरू कर दिया करो, ठीक है। फिर अगर आप कहीं अटकते हैं तो इसकी भी हेल्प लिया करो, ठीक है, लेकिन साथ साथ किया करो। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते हैं वे फिर अगर बाद में आप एट अ टाइम आपको करने का मौका नहीं मिलता है, तो आप इसको पोज करके स्क्रीनशॉट लें, और फिर जो है उन स्क्रीनशॉट की हेल्प से आप क्वेश्चनों को कर लें। अब देखिए बच्चों, P = Q × 12 होता है, तो P = Q × 12, P Q कितना है बच्चों, 1000 माइक्रोकुलाम। तो 1000 गुना 10 की घात -6 इंटू 12 मीन्स दोनों आवेशों के बीच की दूरी देखिए कितनी है बच्चों, 2 मीटर है। तो ये आ जाएगा बेटा P = 2 गुना 10 की घात -3, देखिए -6 और 1 2 3 3 प्लस के -3 बचा कूलम मीटर। ये जो P की वैल्यू आ गई, क्या करें, फर्स्ट में ले जाओ। तो E = हो जाएगा 9 गुना 10 की घात 9, P की वैल्यू आई हमारी 2 गुना 10 की घात -3 अपॉन R की क्यूब। R देखिए 4 है, 4 की क्यूब हो जाएगी 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा आपका E = 9 दूनी 18 अपॉन 64 और गुना 10 की घात 9 में से 3 गए, 10 की घात 6। अब एक काम करिए, इसमें से एक 10 इधर ले लो, इससे आपको कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। तो एक 10 यहां पे ले लेते हैं, तो 180 अपॉन 64 इंटू 10⁵। ओके, अब इसको भाग दे लेंगे, जो भी भाग दे के आएगा वही आपका आंसर। बताइए बच्चों, समझ में आ गया है क्वेश्चन। और दिशा क्या हो जाएगी, देखिए दिशा निकालने का तरीका ये है, प्लस से जो आया है वैद्युत क्षेत्र वो दूर की ओर ऐसे जाएगा, E1 ये जाएगा। माइनस का जो वैद्युत क्षेत्र आया है ये इस टाइप से जाएगा, माइनस ऋणावेश की ओर, ये E2 होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, E1 ये होगा धनावेश से दूर की ओर,
E2 ये होगा ऋणावेश की ओर, तो जो नेट वैद्युत क्षेत्र ये जो निकल के आएगा हमारा, ये इस टाइप से हो जाएगा, इन दोनों के बीच में धनावेश से ऋणावेश की ओर, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के समांतर प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर, वैद्युत द्विध्रुव के समांतर प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर, ये नेट वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। बताओ बच्चों समझ में आ गया? प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र ऐसे होगा, ठीक है, दूर होगा, इसे बी डैश से बाहर की ओर, और यहां पर क्या होगा, P डैश से A की ओर होगा, क्योंकि यहां पर ऋणावेश है, ठीक है। अब E1 ये है, E2 ये है, तो नेट वैद्युत क्षेत्र कहां है इनका? बीच में। अब ये जो नेट वैद्युत क्षेत्र है, चूंकि ये निरक्षीय स्थिति में है, और निरक्षीय स्थिति में हम वैद्युत क्षेत्र सिद्ध करा चुके हैं आपको, E = 9 × 10⁹ P/R की क्यूब, ठीक है। P निकालो Q × 12 से, और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो E की वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन 32 था। अब इसी टाइप से आपका 34 तो सेम है, 33 देख लेते हैं हम। 32 की तरह 34 है, 33 करते हैं, 33वां क्वेश्चन। इसमें कहा है बच्चों, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु मीन्स होता है जिसकी सारी भुजाएं सेम हो, ये एक समबाहु त्रिभुज मान लिया हमने। एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने ए बी सी, ये कोने ए, ये बी और ये सी में ए पर 0.100 माइक्रोकुलाम आवेश है, 0.100 माइक्रोकुलाम आवेश है ए पर। कोने बी और सी के मध्य बिंदु पर, बी और सी के मध्य बिंदु ये हो गया पी, बी और सी के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? पी पर वैद्युत क्षेत्र पूछा है इस आवेश के कारण, पी पर वैद्युत क्षेत्र E = कितना होगा? और जबकि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर है, जो त्रिभुज है उसकी भुजाएं दी हैं 10 सेमी, मीन्स 10 सेमी ये है भाई, 10 सेमी ये है, ठीक है बच्चों। और ये हो जाएगी, ये भी 10 है, मीन्स 10 का मीन्स 5 सेमी ये है, और 5 ही है, क्योंकि ये बीच में है पॉइंट पी। बताओ बेटा समझ में आया आपके? 10, ये भी 10, ये भी 10 समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब इस आवेश के कारण यहां पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ये जो बिंदु P है वो B और C के मध्य में है, मतलब 5-5 सेमी पर है। तो ये निकालने के लिए बच्चों E का सूत्र होता है 9 × 10⁹ Q/R²। तो Q तो हमारे पास है, क्या नहीं है? R नहीं है, ये वाली दूरी, ये दूरी नहीं है। तो ये दूरी कैसे निकलेगी? पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे आप, क्योंकि AP = होगा, पाइथागोरस प्रमेय से AP = होगा √ के अंदर इस भुजा का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। अगर ये थीटा है तो ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, ठीक है। तो लंब = होता है √ के अंदर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो √ के अंदर 10 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। तो ये हो जाएगा बच्चों AP = 10 का वर्ग 100, 5 का वर्ग 25, 100 में से 25 गए 75, तो √ में 75 आ गया। जो ये AP की वैल्यू आ गई, ठीक है भाई। AP = √75 काय में? सेंटीमीटर में, या इसको आप कह सकते हैं AP = √75 को आप लिख दें √75 इंटू सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में, तो इसको MKS में चेंज करिए, मींस मीटर में बनाइए। 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10⁻² मीटर, क्योंकि 100 से भाग कर देंगे सेमी का मीटर बनाने के लिए, तो 10⁻² मीटर, ये बच्चों AP की वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा। अब आप वैद्युत क्षेत्र निकालिए, तो इसलिए A के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, A के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, ये हो जाएगा बच्चों E = 9 × 10⁹ इंटू Q/R²। क्यों देखिए बच्चों 0.100 माइक्रोकुलाम में है बच्चों, तो माइक्रोकुलाम का मतलब 10⁻⁻6 अपॉन R²। R देखिए √75 × 10⁻² है, जब इसका स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 75 × 10⁻⁴। बताइए बेटे, क्लियर? अब आप क्या करेंगे, इसको संख्याओं को एक साथ कर लेते हैं। 9/75 अलग किया मैंने, और ये पॉइंट हटाया मैंने, और नीचे मैंने एक के आगे 1 2 3 0 लगाए। बिल्कुल सिंपल मेथड से कैलकुलेशन करेंगे हम। हमने पॉइंट हटाया, 3 0 लगाए। अब देखो भाई, इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई, ठीक है भाई। अब जो है 10 की घात देखिए कितनी हो जाएगी, ये हो जाएंगी अब -4, और एक ये बच रही है +1, -4 + 1, ये 10 की घात -3 बची। इन 10 की घात -3 को आप ऊपर ले जाइए, ऊपर जाके प्लस हो जाएंगी। 9 पहले से, ये 3 यहां से, 9 और 3 12,
10 की घात 12 में से 6 गए, 10 की घात 6 बचे। ठीक है बेटे, अब क्या करेंगे, इसमें से 10 ले लो यहाँ पर कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। इज इक्वल टू एक 10 इससे ले लो तो 90 गुना 10 की घात 5 अपॉन 75। ठीक है बेटे, आसान बना रहे हैं कैलकुलेशन। अब बस भाग दे दो, 75 ही कम 75, कितने बचे 15 बचे, पॉइंट लगाइए 0, 150 हो जाएंगे, 75 दूनी 150, तो इज इक्वल टू आ गया बच्चों 1.2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये वैल्यू चाहिए, समझ में आ गया बेटे, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आप 35 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें बेटे आपसे कहा है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा है प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है। अब आप देखिए, एक इलेक्ट्रॉन ऋणावेश हो गया इस पर, एक प्रोटॉन इस पर धनावेश हो गया, दोनों का आवेश सेम होता है, 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम होता है, लेकिन प्रकृति विपरीत होती है, प्रोटॉन पर प्लस का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का आवेश होता है, तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव है। क्या पूछ रहा है, आघूर्ण पूछ रहा होगा इसमें, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बहुत आसान क्वेश्चन, P = Q × 12, क्योंकि वैल्यू 1.6 गुना 10 की घात -19 और 12 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो 0.5 × 10 टू द पावर -10 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बच्चों, ये 36 BP बराबर Q × 12, 37 BP बराबर Q × 12, 38 BP बराबर Q × 12। आगे देखेंगे क्वेश्चन 39 और 40, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। ठीक है, 39 और 40 दोनों सेम है, इनमें से मैं 40वां आपको बता रहा हूं, 39वां आपको इसी टाइप से खुद करना है। 40वां क्वेश्चन देखिए, +1 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम के दो आवेश 2 सेमी पर हैं। देखिए, ये भी द्विध्रुव बन जाएगा क्योंकि दोनों सेम आवेश हैं बच्चों, +1 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम के दो आवेश 2 सेमी पर हैं, 2 सेमी पर हैं। आगे कहा है दोनों मिलकर एक द्विध्रुव बनाते हैं, हमें भी पता है दोनों मिलकर द्विध्रुव बना रहे हैं। ठीक है, आप सभी इसकी बात को पहचान कर लेंगे खुद ही, इसे कहने की जरूरत नहीं है। यह द्विध्रुव 1 गुना 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र में रखा है। ये जो द्विध्रुव है, वैद्युत क्षेत्र E दिया है 1 गुना 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र में रखा है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है, क्योंकि आप इसको पढ़ेंगे अभी अगले चैप्टर में कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है विभव प्रवणता के इक्वल होता है, और उसका जो फॉर्मूला E = -del_V/del x, अब इससे निकालेंगे अगर मात्रक तो वोल्ट पर मीटर, तो वैद्युत क्षेत्र का वोल्ट पर मीटर भी मात्रक है और न्यूटन पर कूलम भी है। ठीक है बच्चों, तो दोनों सेम है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक याद रखना, वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम दोनों मात्रक वैद्युत क्षेत्र के हैं। ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P = निकालना है, तो निकालिए बच्चों, P = होता है Q × 12, P = Q × 12, तो ये हो जाएगा P = Q के लिए 1 गुना 10 की घात -6 इंटू 12, देखिए 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा बच्चों 2 गुना 10 की घात -2 मीटर, m के s में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा P = 2 गुना 10 की घात -6 और 2 -8, और मात्रक हो जाएगा Q से कूलम, L से मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर। ओके, ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण आ गया बच्चों। अगला देखेंगे हम इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बच्चों का है वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। अब इसके लिए सेकंड पार्ट में पूछा है अधिकतम बल आघूर्ण, तो मैक्सिमम। बच्चों, इसके लिए आपको पीछे एक रिवर्स में जाना होगा। एक वीडियो मैंने कराया था, लेक्चर नंबर 6 या 7 में कराया था कि वैद्युत द्विध्रुव अगर कोई वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। उसमें मैंने बताया था कि जैसे वैद्युत द्विध्रुव अगर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो तब द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होगा, तो लंबवत स्थिति में बल आघूर्ण अधिकतम होता है। ठीक है, तो उसको आप पहले एक बार जाकर देख लें ध्यान से,
तब आप अधिकतम बलागुण आराम से निकाल पाओगे। और द्विध्रुव ऐसे रखा है, ठीक है, इसके लंबवत। अब आप देखिए लंबवत कैसे है, ये देखिए कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है, तो ये लंबवत रखा है। यदि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, यदि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, तब क्या करेंगे आप, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे, ठीक है। ये जो थीटा की वैल्यू है इसको हर दो थीटा के रिप्लेस, तो क्या आ जाएगा बच्चों, तो इक्वल टू P sin 90, तो इक्वल टू P sin 90। बच्चों sin 90 की वैल्यू क्या होती है, sin 90 इक्वल टू होता है 1, sin 90 इक्वल टू 1, ये जो sin 90 है इसे रख दो, इसके रिप्लेस तो ये हो जाएगा बच्चों, तो इक्वल टू P या। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात ये है कि sin 90 की जो वैल्यू है वो sin में मैक्सिमम होती है। देखिए sin में 1 से बड़ा मान कुछ नहीं होता, sin का मान 0, sin किसका मान 1/2, sin 45 1/2, sin 60 √3/2, sin 90 1। इट इज द ग्रेटर वैल्यू इन sin एंगल, ठीक है। तो जो sin कोई से भी sin एंगल की जो वैल्यू, sin की जो जितने भी sin एंगल है उन सब में sin 90 डिग्री की वैल्यू ग्रेटर होती है, सबसे बड़ी होती है, ठीक क्या होती है 1, sin 90 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये जो 2 आया इसको आप तो मैक्सिमम लिख देंगे, मैक्सिमम मींस अधिकतम वाला, ठीक है, अधिकतम। तो इससे ये पता चला कि जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा होता है तो उस पर लगने वाला बलागुण अधिकतम होता है। जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा होता है तो उस पर लगने वाला बलागुण अधिकतम होता है। एक नंबर का अधिकतम बलागुण होता है टोमैक्स इज इक्वल टू पीई, ये फॉर्मूला होता है। तो बेटा ये हो जाएगा टोमैक्स इज इक्वल टू पी की वैल्यू रखिएगा 2 × 10⁻⁸ इंटू ई की वैल्यू देखिए बच्चों 1 × 10⁵। फॉर्मूला याद है तो सब हो जाएंगे, 2 × 1 = 2, -8 + 5 -3, तो 2 × 10⁻³ और मात्रक होता है बलागुण का बल गुना दूरी से निकाल लेते हैं न्यूटन मीटर। तो ये सेकंड पार्ट में। तो बच्चों आज आपके ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब आपके 2 काम करने हैं आपको, होमवर्क आपका एक तो आपको बच्चों क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 40 तक, 1 से 40 तक आज नहीं दे रहा हूं, मैंने पीछे भी दे रखे हैं। आज तो आपको 26 से 40 तक के क्वेश्चन करने हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने हो सकता है अभी पीछे ना किए हो, वे भी इन सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लें और एनसीईआरटी के भी जो मैंने न्यूमेरिकल दिए हैं उन्हें भी कंप्लीट कर ले साथ में, ठीक है। अगले लेक्चर में आपको हम अगले कुछ इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का टेस्ट बनाया है हमने, टेस्ट पेपर वो देंगे आपको, ठीक है। टेस्ट पेपर दिया जाएगा आपको, वो टेस्ट पेपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा पीडीएफ के माध्यम से, तो आप उसको करके देखेंगे अपने आप कि आपने कितना सीखा है इस चैप्टर में। एक बात, दूसरी बात, इस चैप्टर की अगर कोई प्रॉब्लम रहती है न्यूमेरिकल्स की वो कराई जाएगी, और तीसरी बात अगला चैप्टर गोस प्रमेय जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी अगले लेक्चर में ही हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।